हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी और सेट के एग्जाम की तैयारी होती है जून 2024 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, ये तैयारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन को वन शॉट मैराथन के रूप में देखेंगे, जिसमें आपके कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे या अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो कंटेंट को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट बनाने में, ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है कि आपसे हर बार नए नए टॉपिक कुछ ना कुछ यहाँ से बनते ज़रूर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमें PYQs भी करना पड़ता है, और PYQs के यहाँ पर पैटर्न को देखते हुए ही ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं। इनको फिल्टर किया है कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट यहाँ एक वीडियो से ही कवर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन आप सभी को पता है ना कि हम वर्षों से संचार के साधन के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं? लैंग्वेज का। भाषा के द्वारा अपनी चीज़ों को बोल पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, या अपना मतलब अपनी जो है हम अपनी भावनाओं को अपने जो हमारा जो भी मैसेज है उसको हम कन्वे कर पाते हैं। तो संचार का सामान्य अर्थ क्या है? एक स्थान, व्यक्ति या एक समूह से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक कोई भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आप किस तरह से पहुंचाएं। तो आदान प्रदान सूचनाओं का, है ना, संदेश का। तो इस तरह से सूचनाओं का या संदेश का आदान प्रदान करना ही क्या होता है? सामान्य अर्थों में यही संचार का अर्थ होता है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका संचार। और इसके बारे में जो जो टर्म्स आते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन क्या है? हिंदी का पर्यायवाची शब्द है और लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से माना जाता है ना। इसकी जो कई बार इसका भी यहाँ से भी प्रश्न आपका बना है कि कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय क्या है? तो कॉमन या सामान्य, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एक ऐसी प्रक्रिया है संप्रेषण, जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। किसका? सूचनाओं का या संदेश का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लगी कि कम्युनिकेशन है क्या। डेफिनेशन देख लीजिए कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे इसको डिफाइन किया गया है कि बोलकर, लिखकर अथवा किसी अन्य माध्यम के द्वारा सूचना भेजना अथवा आदान प्रदान करना। देखिए, डेफिनेशन को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन्हीं वर्ड्स से, जो आपके ये वर्ड्स बन रहे हैं, इन्हीं से आपसे स्टेटमेंट के सवाल पूछ लिए जाते हैं, या आपसे फैक्ट्स आधारित सवाल भी ऐसे ही बनते हैं। तो ये टर्म्स, क्योंकि परिभाषित करना मतलब परिभाषा क्या होती है? जिनको बहुत कम शब्दों में सारी चीज़ें सारगर्भित हो, है ना, तो यही चीज़ें परिभाषित की जाती हैं और ये आपको देखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है बोलकर, लिखकर अथवा किसी अन्य माध्यम के द्वारा सूचना भेजना अथवा आदान प्रदान करना, सुझावों और भावनाओं को सफलतापूर्वक भेजना अथवा आदान प्रदान करना। यही है क्या? डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, संचार की। ठीक है, तो हम बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से, है ना, किसी अन्य माध्यम, मतलब यही है कि आप अपने आँखों के द्वारा, अपने इशारे के द्वारा कैसे अपनी बात को कन्वे कर पाते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिगन्स ने किस तरह से इसको परिभाषित किया। संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग, अब देखिए उसमें कुछ नहीं ऐसा कहा गया था, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि संप्रेषण के लिए दो लोग हों या दो से अधिक हों, यानी कोई ग्रुप में भी आप बात कर सकते हो, या दो लोग हों, आपका मित्र हो या आपका कोई परिवारीजन हो। दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों का परस्पर इस तरह से एक्सचेंज करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं वो रिसीवर उसको रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, संदेशों को समझ पा रहा है कि नहीं, तो ये भी ज़रूरी होता है। संप्रेषण में संदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले के मध्य, जिसको सेंडर और रिसीवर कहते हैं, जो दे रहा है वो सेंडर हो गया और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया। ठीक है, संदेशों के माध्यम से समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। और ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि फीडबैक सही से नहीं मिल पाता है ना। अभी आप ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी कुछ इसमें न्यू कॉन्सेप्ट आए। अब न्यू कॉन्सेप्ट किस तरह से आए,
तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में सवाल यहाँ ज़्यादा बन रहे हैं, और इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दी है, तो उसमें आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या कहता है। इसमें बौद्ध संचार जो है सावधानी, यहाँ पर बात करता है माइंडफुलनेस, कंपैशन, करुणा और अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर जोर देता है। इसमें क्या है, एक्टिव लिसनिंग की बात की गई है, मतलब जो रिसीवर है उसको सुनना भी उतने ही अच्छे से है ना, सुनेगा नहीं तो रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर पाएगा। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखिएगा, यही सारे वर्ड्स यहाँ पर सवालों में पूछे जाते हैं। स्पीकिंग ट्रूथफुली, सत्यता, सच्चाई और दयालुता से बोलना, और समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना शामिल है ना। तो इस तरह से अब सचेत रहने से मतलब एक्टिव रहने से मतलब है कि अपने दिल दिमाग से हर चीज़ सोचते हुए, क्योंकि जब वो सही माध्यम से सुनेगा है ना, उसको एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से सुनेगा तभी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन कहता है, जिसमें ये वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं ना, एक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग ट्रूथफुली, काइंडली, दयालुता होनी चाहिए, मतलब क्योंकि उन्होंने बौद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसमें था अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो अहिंसा मतलब आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना, ये सारी चीज़ें आपके बताई गई थी। तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था ना, जीवों की हत्या ना की जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि सच्चाई और दयालुता से बोलना, अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने शब्दों को जो आप बोल रहे हो इसके प्रति भी आप माइंडफुल, मतलब पूरे दिमाग से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ये बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है। अब इसमें इन्होंने देखिए ये भी जानना ज़रूरी है, उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य बताए, है ना। अब देखिए 4 आर्य सत्य में क्या कहा उन्होंने, तो यहाँ पर जो 4 आर्य सत्य बताए इसी के माध्यम से फिर सवाल बनते हैं। इसमें इन्होंने कहा दुख क्या है, संसार दुख में है, मतलब संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय दर्शन, दुख उत्पन्न होने का कारण है हमारी क्या, तृष्णा, इच्छाओं के द्वारा ही दुख होता है। ठीक है, अब दुख का निवारण भी संभव है, मतलब इसमें कुछ उन्होंने मार्ग बताए। और फिर दुख निरोध मार्ग, अब इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि दुख है तो उसका कारण भी है, और उस कारण को समाधान के लिए कुछ उसके दुख निरोध गामिनी मार्ग भी हैं। ठीक है, दुख निवारक मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है इसमें इन्होंने द्वादश निदान के बारे में की गई, दुख समुदाय के बारे में ये सारी चीज़ें कही इन्होंने। फिर अष्टांग मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, है ना, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन्होंने अष्टांग मार्ग बताए। इनके माध्यम से, इन 8 मार्ग के द्वारा आप अपनी जो है, जो भी दुख है, दुख का कारण जो है, इनको निवारण इनका कर सकते हैं। पंचशील बताए, देखिए अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब ज़्यादा आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ रहे हैं, है ना। तो अब उसके बाद देखिए द्वादश आयतन, मतलब यहाँ पर इन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियाँ बताई। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, इनसे सम्यक कर्म करना चाहिए। और आचार की दृष्टि, तो इन्होंने मतलब सारी चीज़ें डिसिप्लिन में रह के करने को कही है। ठीक है, और इन 4 आर्य सत्यों का जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वही क्या है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत है। तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है ना, जब ये सारे टर्म्स आपको जहाँ कहीं भी मिलते हैं उन्हीं से सवाल रिलेट करके पूछे गए, इसीलिए उस वीडियो को आप देखिए, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पे है, वहाँ पे आपको सारे सवाल भी मिल जाएंगे और वहाँ पर सारे जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद और जो लेटेस्ट पूछा जाता है, अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, सार्वजनिक बोलने पर ध्यान देने वाला एक लीनियर मॉडल के रूप में बताया गया है। अरस्तु कौन थे, ग्रीक दार्शनिक थे, वक्ता थे, है ना। तो इन्होंने इनका जो मॉडल था वो लीनियर था, और इन्होंने इस पर मतलब वक्ता पे, जो स्पीकर है, भाषण, अवसर पे, है ना, इस सारी चीज़ों के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अरस्तु। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप देखिएगा, क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी, उसमें देखिएगा। ठीक है, और अभी समय रहते अपडेट भी कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा पूरी PYQs जो इस साल के हैं और जो पिछले लास्ट 10 साल के हैं वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो आप वहाँ पर देखिएगा, और आपके लिए मास्टर क्लास सीरीज़ है, उसमें भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है, और यूनिट वाइज भी आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ दिखाई देती है। ठीक है,
वेस्टर्न कम्युनिकेशन, यहाँ से भी सवाल बने हैं, सबका कॉन्सेप्ट समझते चलिए सही, तब आपको जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेस्टर्न कम्युनिकेशन क्या कहता है, इसकी जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना वो किस पर है, डायरेक्टनेस पर है। क्लैरिटी की बात करती है, स्पष्टता होनी चाहिए, संचार में स्पष्टता होनी चाहिए, डायरेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, जो व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, वो होने चाहिए। यूजिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, है ना। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी संचार विनम्रता की बात करता है ना, और मतलब पोलाइटनेस की बात करता है, एंड एक्टिव लिसनिंग, देखिए ये भी एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहा है। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में भी वही बात है, एक्टिव लिसनिंग की बात है ना। तो जो पश्चिमी संचार है विनम्रता पे बात करता है और एक्टिव लिसनिंग पर जोर देता है, और मौखिक और गैर मौखिक, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आपको पता है ना, जो अभी आपको बताया कि बोल के, लिख के, इस तरह से, ठीक है। और नॉन वर्बल में आप संकेतों के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से इन दोनों संकेतों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्षता, स्पष्टता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व देता है, ठीक है। तो डायरेक्टनेस पे बात करता है, क्लैरिटी की, और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कि उस पर अब क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का, है ना। ये सारी चीज़ों को महत्व देता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन। इसमें आपके देखिए 2 मॉडल ये आपको पढ़ने ही हैं, शैनन वीवर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। तो कभी देखिए ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मॉडल किससे रिलेट कर रहा है ना, और कभी इन्हीं मॉडल्स की प्रॉपर्टीज से आपको पूछ लेगा कि इसमें वेस्टर्न कम्युनिकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वेस्टर्न कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बस ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत है, ठीक है। जब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारे टर्म्स निकल के सामने आते हैं। उसके बाद देखिए फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो संप्रेषण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक कैसे, डायनेमिक का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेक्शन बना रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच, फीडबैक आपको मिलता रहता है ना। तो अभी आप पढ़ोगे, जब अभी हम यहाँ पर साइकिल इसका पढ़ेंगे, जो मॉडल है इसका, तो वो किस तरह से काम करता है, उसमें कैसे इंटरेक्शन बना हुआ है, फीडबैक कैसे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो डायनेमिक का मतलब यही है, और एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रभावशाली संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है क्लासरूम कम्युनिकेशन की भी बात होती है। तो इसलिए क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। और इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब शिक्षक और छात्र, टीचर और स्टूडेंट मिलकर इंटरैक्टिव बनाते हैं क्लासरूम टीचिंग को। तो अब हर्बर्ट महोदय ने क्या कहा, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना। शिक्षक जितने प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेशन करता है उतना ही सफल शिक्षक। तो कम्युनिकेशन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत है, लेकिन बातों को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है ना। इसीलिए कहा गया है कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, स्किल होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से टीचर के लिए, ठीक है। अब देखिए इसी में कॉल और चैन मॉडल ने क्या कहा, इन्होंने 5 स्टेप बताए, जिसमें मैसेज फॉर्मुलेशन बताया, इसमें मैसेज को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, बनाया कैसे जाएगा। फिर एनकोडिंग होती है, ठीक है, जो सेंडर की तरफ से होती है। उसके बाद मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर मैसेज को डिकोड किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, ये रिसीवर की तरफ होता है। रिसीवर जो है इसको डिकोड करेगा, मतलब समझने की कोशिश करेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा, उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा एंड देन एवेल्युएशन होगा, ठीक है। ये है कॉल और चैन मॉडल, ये कक्षा शिक्षण के प्रमुख 5 चरण इन्होंने बताए। उसके बाद नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, तो नेचर में देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी है, यहाँ पर देखिए परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं, ये ज़रूरी होता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। विचार विमर्श, डिस्कशन भी होना चाहिए, एक्सचेंज होता है, ठीक है, बाईपोलर होता है, टू साइडेड होगा, कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब सेंडर और रिसीवर दोनों होंगे, मतलब बाईपोलर होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग, जैसा कि हमने पढ़ा। उद्देश्य जरूर होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और साइकोसोशल, मनोसामाजिक प्रक्रिया है ना, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल हमको मैसेज या इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी चीज़ अपनी ट्रांसमिट करना चाहते हैं, निर्देशित करने की प्रक्रिया है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होता है ना। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो रिसीवर जो है रिसीविंग साइड पे इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, क्या चीज़ भेजी जा रही है, किस चीज़ को कैसे व्याख्या करना है, ये नहीं हो पाता है। उसके बाद इंटरेक्शन और फीडबैक, ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस है, ये बता ही दिया कि इंटरेक्शन बना होता है, लगातार रिस्पॉन्स जब मिलता रहता है तो यही हो जाता है डायनेमिक, ठीक है। तब पता लगता है कि कितना फ्रूटफुल आपका ये प्रोसेसिंग हो रही है कम्युनिकेशन की। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो वही चीज़ें जितनी हमने अभी तक पढ़ी। अब इसमें देखिए संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक सोर्स होता है,
तो यहाँ सोर्स से ही प्रारंभ होती है ये, है ना। तो यहाँ पर सेंडर की तरफ से ही प्रारंभ होता है। सेंडर क्या करता है, इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को, और इसी स्टेप पर जो सेंडर है आइडिया को इनकोड करता है, ठीक है। तो संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक यहाँ पर ही एनकोडिंग हो जाती है, ठीक है, एनकोड करता है। एनकोडिंग मतलब वर्ड्स, सिंबल्स या जेस्चर्स के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर ये एनकोड करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज। जब आइडिया को एनकोड किया जाता है तो ये मैसेज हो जाता है। वर्बल, नॉन वर्बल या रिटन हो सकता है ना। तो संदेश का माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये लिखित हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है ना, वर्बल हो सकता है बोलने के द्वारा, ना बोलने के द्वारा, या रिटन हो सकता है। तो इस तरह से जब आइडिया को एनकोड किया जाता है तो ये मैसेज बन गया। उसके बाद इसको डिकोड किया जाएगा किधर, रिसीवर के साइड में, ठीक है। तो जो रिसीवर है ना, जो संदेश प्राप्त करता है, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पर रिसीव करता है, ठीक है। अब ये जो चैनल, यहाँ पर ही चैनल भी होता है, संदेश का माध्यम, उसके बाद चैनल। तो चैनल भी कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो जब मैसेज डेवलप हो जाएगा और रिसीवर तक भेजा जाएगा, किसके द्वारा, थ्रू मीडियम या चैनल के द्वारा, ठीक है। तो संदेश का माध्यम या चैनल कुछ भी हो सकता है। और रिसीवर, अब रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है या जिसके लिए मैसेज भेजा जा रहा है ना, तो ये रिसीव करेगा, उसके बाद उसको समझेगा, डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा, मतलब इंटरप्रेट करेगा, व्याख्या करेगा, और फिर अपना फीडबैक देगा, ठीक है। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो, इधर से आप अपने बात कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात करना चाह रहे हो, तो फिर मम्मी वहाँ पर अगर सही से सुन पा रही है, नेटवर्क इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो वहाँ से जैसा आप बोल रहे हो वो वहाँ से रिस्पॉन्स करती है। तो ये हो जाता है फीडबैक, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर संदेश का माध्यम हो गया। उसके बाद डिकोडिंग, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज रिसीवर डिकोड द मैसेज, है ना, कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकली, फिर रिसीवर आए, रिसीवर ने फीडबैक दिया, और फिर इस तरह से तो ये एक साइकिल बन जाता है ना। तो फीडबैक में क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर अंडरस्टैंड इट एंड देन रिस्पॉन्स बैक टू सेंडर, है ना, बाय गिविंग फीडबैक। तो इस तरह से यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है। और इसी में फिर क्या होता है, कुछ अनवांटेड सिग्नल भी होते हैं जिनको हम नॉइज़ कहते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सूचना के मार्ग में बैरियर का काम करते हैं। तो कहीं कहीं आपको नॉइज़ भी दिखती है, तो इस नॉइज़ आएगी तो मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, जो मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं वो सही से नहीं आएगा, तो बाधित करता है संचार को, ठीक है। ये हो जाता है आपका, ये प्रोसेस होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इन सारे टर्म्स को जितने हैं यहाँ तक, ये सारे समझने बहुत ज़रूरी हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के होते हैं, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, किस तरह से होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल ये आप सभी को पता है। फॉर्मल एक नियम में, एक दायरे में, है ना, कुछ अनुशासन में रह के किया जाता है। इनफॉर्मल, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ये आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। जैसे अफवाह, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है ना, कि कहीं हमें एप्लीकेशन देना है, कुछ करना है, कुछ नहीं होना है। तो र्यूमर्स दुनिया भर के होते हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल आपको समझ में आ गया कि फॉर्मल में क्या होगा। आप कभी स्कूल में कहीं जाते हो, आपको प्रिंसिपल से मिलना है, तो पहले आपको क्या बोलना पड़ता है, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है उनको बोलना पड़ता है, फिर वो जाके बोलते हैं। तो इस तरह से आपका एक मतलब फिर क्लासरूम टीचर से किस बच्चे के बारे में आप मिलना चाह रहे हो, क्या बात है, ऐसे करके फिर टीचर आपको बोलती है, फिर वहाँ प्रिंसिपल तक मिलने के लिए इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। हर जगह का अपना अलग अलग होता है। तो ये हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल, जिसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई डिसिप्लिन्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई अनुशासन नहीं होता है। तो अब देखिए फॉर्मल में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपवर्ड की बात करें तो यहाँ देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, है ना, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये जो है अपवर्ड डाउनवर्ड, इसमें आपके दोनों आ रहे हैं वर्टिकल में, ठीक है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, है ना। इनफॉर्मल में आपने देखा ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप पॉइंट, अंगूरी लता जिसको बोलते हैं, है ना, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में अब यहाँ देख लेते हैं, एक एक चीज़ समझ लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, वर्टिकल हुआ, वर्टिकल में आपके डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे हुआ, अपवर्ड ऐसे हुआ, ठीक है। तो वर्टिकल क्या हुआ, ये दोनों ही लंबे में हो रहे हैं, है ना, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो अब देखिए जो डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड है, ये नीचे को आ रहा है, ये इसी को हम क्या कह सकते हैं,
टॉप डाउन भी कह सकते हैं, संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, है ना। ऑफिसर, यहाँ पर जो भी ऑफिसर है वो अपने नीचे के कर्मचारियों को यहाँ आदेश या कम्युनिकेशन कुछ भी मैसेज दे सकता है। अपवर्ड में क्या है, अपवर्ड या बॉटम अप इसको कहते हैं, ये वाला। यहाँ पर जो नीचे कर्मचारी है ना, वो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर्स हैं, कुछ भी है, तो वो अपनी बात, अपनी समस्याओं को किस तरह से ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी होगी वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, तो ये हो जाती है, ठीक है। ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, और ये डाउनवर्ड हो गया जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल में हो गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल में आपका या लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, समान स्तर पे होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये समान स्तर पे होता है, मित्रों के बीच में, कर्मचारियों के, जो आपके बराबर के लोग हैं, एक ही क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बराबर के लोग हैं समान स्तर पे हैं। डायगोनल में क्या होता है, एक प्रबंधक अपने ग्रुप या अन्य समूह के कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन कर सकता है। तो डायगोनल आपका ऐसे हो जाता है, यो, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है डाउनवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ें, तो इस तरह से आपका ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये डायरेक्शन, मतलब उसके हिसाब से कि आप किस तरह का माध्यम यूज़ कर रहे हो, तो वर्बल और नॉन वर्बल। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखित नहीं, ये शारीरिक नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत है। मौखिक और लिखित, वर्बल में देखिए मौखिक हो जाता है और लिखित। मौखिक जो हम बोल के, जो ओरल में आपका होता है ना, कहीं कहीं ओरल होता है, वाइवा वोसी होता है, ये सब आपके क्या है, मौखिक है ना। तो ये वर्बल में आ जाता है। और लिखित, है ना, तो वर्बल ये आपका लिखित भी हो सकता है, कोई चीज़ आप लिख के अपनी समझाना चाह रहे हो, ये लिखित रूप में हो गया। और मौखिक आप बोल के समझा रहे हो, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होता है, शारीरिक और चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से। शारीरिक में आपने बोला, आँखों से कुछ इशारा किया, और कुछ ऐसे मतलब कि आपने ऐसे नहीं का इशारा किया, तो क्लासरूम में बच्चों ने समझ लिया कि आप नहीं, मतलब आप पसंद नहीं कर रहे हो। आपने हाथ से कहा कि चुप हो जाइए, है ना, तो आप मतलब शांत हो गए सारे लोग। तो इस तरह से ये हो जाते हैं आपके जो जेस्चर्स के माध्यम से आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह और प्रतीकों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और येलो, है ना, इस तरह की 3 लाइट दिखती हैं। तो वहाँ अलग अलग मीनिंग होता है। रेड मतलब होगा तो आप रुक जाओगे, आपको कोई बता नहीं रहा है, लेकिन ये चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको रेड लाइट है, रुकना है ना, इस बैरियर के पास रुकना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके अलावा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्बल की बात हो रही है, ऐसे प्रकार के संप्रेषण जिसमें शब्दों का उपयोग होता है उन्हें वर्बल कहते हैं ना। तो इसमें बोलचाल अथवा लिखने के दौरान किया जा सकता है, इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ पर बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ ये जो है सेंडर है, ठीक है, यह सोर्स है, ये दिख रहा होगा आपको, चैनल के माध्यम से यहाँ मैसेज दे रहा है और ये रिसीवर तक पहुँच रहा है। तो इस तरह से ये लिखित या ओरल दोनों हो सकता है। अब बोलते समय क्या होता है यहाँ पर कुछ पिच है, टोन है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें किसकी, सेंडर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि किस तरह से मैसेज जो है भेजा जा रहा है। तो स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, मतलब जितनी क्लैरिटी होगी तभी उतना रिसीवर तक अच्छे से पहुंचेगा। मौखिक संप्रेषण भाषण के रूप में हो सकता है, जबकि जो लिखित है वो आपका ईमेल के माध्यम से, डिजिटल संदेश, है ना, जो आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हो, पुस्तकें हो गई, अखबार हो गया, पत्र हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिखित के रूप में हो जाती हैं, जो आप लिखित रूप में भेजते हो, ठीक है। ये हो गया। तो कुछ इसके अपने अपने लाभ और हानि भी हैं। वर्बल है तो कोई इसकी क्या है, कोई प्रूफ नहीं रह जाता है, लेकिन लिखित है तो उसका ये होता है कि कोई भी गलती हो रही है कुछ है तो हम एविडेंस के रूप में दे सकते हैं कि देखो भाई ऐसा लिखा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पर क्लिक करती हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी रखेंगे तो मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको बताऊँ या ना बताऊँ, आप उतना चीज़ क्लिक कर ले जाते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि पूरी वीडियो इस तरह से बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, सारी चीज़ें कवर करना, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है, बिना शब्दों की सहायता से आपके जो आप जो है मतलब बिना बोले आप कह रहे हो, नॉन वर्बल,
तो इस प्रकार के संप्रेषण में अपने आप जेस्चर्स को दिखाते हो, है ना। आपका स्माइली फेस है तो बता रहा है आप खुश हुए बात सुन के, है ना। आंखों के इशारे से अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आपकी आंखें बता देती हैं कि चीज़ें नहीं पसंद आ रही है ना। हाथ के मूवमेंट्स के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टाइप्स होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, जेस्चर्स, आपके किस तरह से आप हाव भाव कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है। पैरालिंग्विस्टिक सच इज लाउडनेस और टोन ऑफ वॉइस, है ना, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है ना। तो जेस्चर्स मतलब भाव भंगिमा, और बॉडी लैंग्वेज आप चल रहे हो, खड़े हो गए हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जेस्चर्स में आपके भाव भंगिमाएँ आ जाती हैं, आंखों की मुद्राएं, है ना, और चेहरे के एक्सप्रेशन, गुस्सा आ गया कैसा, है ना, तो ये सारी चीज़ें। प्रॉक्सिमिक्स और पर्सनल स्पेस, ठीक है। आई गेज, अपीयरेंस, आपकी वेशभूषा कैसी है। आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। हैप्टिक्स, टच, मतलब स्पर्श कैसा है, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं, है ना। आर्टिफैक्ट से भी सवाल आपका आया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट और कुछ इमेजेस होती हैं जो आपके आर्टिफैक्ट्स में आती हैं। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स मतलब अगर आपने देखा होगा जो सिस्टर्स होती है नर्स, तो उनका यूनिफॉर्म अलग होता है, आप देख के ही समझ जाते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नर्स है ना। तो इस तरह से डॉक्टर का अलग होता है आर्टिफैक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें, पुलिस को आप देख के समझ जाते हो, है ना, पुलिस अपनी वर्दी में होते हैं, तो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाती है कि इस तरह का आदमी अगर हमें दिखेगा तो हम बिना कहे समझ जाते हैं, है ना। हमने पहले से देखा होता है फोटोज़ में, मैगजीन्स में, इस तरह से चीज़ें हमको बताई जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज आर्टिफैक्ट्स के रूप में आती है, ठीक है। अपीयरेंस, वेशभूषा, है ना, तो ये हो गया। आप देखिए काइनेसिक्स क्या है, ये क्या है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसको संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में, स्टडी ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो बॉडीली जो मूवमेंट होता है उसको हम यहाँ इसका अध्ययन करते हैं, किसमें, काइनेसिक्स में। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो काइनेसिक्स, है ना, ऐसे ही वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, बॉडी लैंग्वेज आएगी, शारीरिक हाव भाव, है ना। फिर साइन लैंग्वेज, बोली आपकी कैसी है, पैरा लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। संभाषा जिसको बोलते हैं, संभाषा मतलब आपने अपने शब्दों में किस तरह से आपने कहा बातों को। टच आपका मतलब सहानुभूति वाला है, जैसे कि बहुत लोग गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे ही बहुत मतलब उस तरह से मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी दिखाती हैं, टच के माध्यम से ही पता लगता है। आई कांटेक्ट, है ना, तो ये सारी चीज़ें किसमें, सरल भाषा में शरीर की भाषा की व्याख्या ही है ना। तो सिंपल लैंग्वेज, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये है काइनेसिक्स में आता है ना। सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। उसके बाद देखिए बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, अब आने वाली बाधाएं किस तरह से हैं, है ना। तो अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने ग्रेप वाइन आपको बताया, है ना। तो यहाँ पर अब मुझे याद आ गया तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ग्रेप वाइन में क्या होता है कि कुछ र्यूमर्स, कुछ अफवाह होती हैं जो कि तुरंत फैलती हैं, इसके लिए किसी सोर्स की या किसी ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, अंगूर की लता की तरह फैलती है ना। तो जब कोई ऐसी खबर जो कि हमें तुरंत पहुंचानी है तो वो किस में आती है, नॉन वर्बल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आता है, अनौपचारिक संचार जिसको कहते हैं। और यहाँ से जो सवाल बने उसके बारे में मैंने वीडियो आपको पूरी की पूरी दी है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी है, एक दो बार सवाल यहाँ से आए भी हैं। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आप सर्च करिएगा, ये यूट्यूब इसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर्स, इसमें क्या होगी, भौतिक बाधाएं, जैसे भौतिक असुविधाएं, है ना। इसमें आपका शोर, नॉइज़ जिसको कहते हैं, अनवांटेड सिग्नल है। इनविजिबिलिटी, है ना, एनवायरनमेंट में किस तरह से ज़्यादा कुछ इशू है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन पे, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें पुअर हेल्थ वगैरह भी आती है जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज की बैरियर, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका की मीनिंग सही क्लियर नहीं है या उस जगह पे सही से यूज़ नहीं किए गए हैं, इस तरह से गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक, अनक्लियर ग्राफिक और साइंस, है ना, संकेत, अनावश्यक शब्द, अस्पष्ट शब्द, ये आपके लैंग्वेज बैरियर्स जो कि मैसेज को सही से ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये हो जाती है लैंग्वेज बैरियर्स। यहाँ पर इसमें ये सारी चीज़ें बैरियर्स मतलब जो रुकावट करे, जैसे कि सेंडर्स ने यहाँ भेजा, अब लैंग्वेज की बैरियर है, यहाँ पर वो कुछ बोल रहा है लेकिन रिसीवर उधर, उसको हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। तो अब उसने इंग्लिश में यहाँ से भेजना शुरू किया लेकिन आती ही नहीं है, उसको तो तमिल आती है।
तो फिर उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, ये बैरियर हुआ, ठीक है। तो ये हो जाती है लैंग्वेज बैरियर्स। फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। इसमें मतलब आपके पूर्वाग्रह, जैसे पहले से कोई एजम्पशंस बना हुआ है ना, अरुचि है, इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इनके कारण ध्यान नहीं दे पाना, ठीक है। गलत प्रत्यक्षीकरण, ये सारी मतलब अधिक टेंशन होना, है ना, आपकी अनफुलफिल्ड क्यूरियसिटी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो आपके मन से संबंधित होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की बैरियर्स। इसमें आपके प्रीवियस एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग, जो आप पहले करते थे वहाँ पर किस तरह से था, लेकिन अब यहाँ एडजस्ट होने में दूसरी जगह दिक्कत हो रही है। प्रायर लर्निंग, पहले किस तरह से हमने सीखा। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन और प्रीवियस एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले की स्थिति थी ये बैकग्राउंड से संबंधित होती है कि पहले हम किसी और वातावरण में रहते थे, वहाँ हमने काम किया, लेकिन अब अभी की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं। तो ये हो जाती है कुछ बैकवर्ड की मतलब इन्वायरमेंट जो आपका है, इसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, ये सारी बैकग्राउंड कम्युनिकेशन होती हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद देखिए भाषा संबंधी समस्याएं हो गई, संप्रेषण से संबंधित तकनीकी समस्याएं, कुछ आपके डिवाइस में ही प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नेटवर्क इशू हो जाए, है ना, परस्पर प्रभावित करने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं, और कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो सवालों से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन तो हम बराबर कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ आपके मैंने मेन चीज़ें आपको सारी जो है यहाँ पर समेटने की कोशिश की है कि आपका जल्द से जल्द एक एक यूनिट पूरा ऐसे कवर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, लेटेस्ट पैटर्न भी पता लग जाता है, और जितनी नई चीज़ें हैं मैं वो सारी यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह हर दिन वन शॉट मैराथन इस तरह से करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करा दूँगी, साथ में PYQs पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा, कोई कुछ प्रॉब्लम है या कहीं कुछ कमी रह गई है, कोई पॉइंट मान लीजिए छूट गया मुझसे भी, तो आप लोग उसको मुझे यहाँ पर सजेस्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।